अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और हमारे साथ हैं हाफिज़ रशीद चौधरी साहब। आप गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। इसके अलावा आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम और 5 रियासतों की जो बार कौंसिल है उसके चेयरमैन हैं। जो माइनॉरिटीज़ फ्रंट है ये नॉर्थ ईस्ट में मुसलमानों की, उसके भी आप सरबराह हैं, चीफ़ एडवाइज़र हैं। और एनआरसी जिसकी शुरुआत आसाम से हुई है उस पर आप गहरी नज़र है। शुरू से कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, तमाम हालात पर आपकी नज़र है। हालिया दिनों में हमारे मुल्क में एनआरसी या एनपीआर और अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया है। इसको लेकर अफरा तफरी है और ये एक ऐसा मसला है जो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि इंटरनेशनल इशू बन चुका है। लोगों को इंतज़ार है आसाम के बारे में जानने के लिए, या जो एनआरसी होगी किस तरह की होगी, आसाम में एनआरसी का बैकग्राउंड क्या था, एक रियासती मसला, मुल्क का मसला कैसे बन गया। इन तमाम चीज़ों पर आज हम तफसील से हाफिज़ रशीद चौधरी साहब से बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आप एनआरसी के एक्सपर्ट माने जाते हैं और शुरू से इस पर काम करते हुए आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट में इस तरह का क्वेश्चन किया था, तो मुझे लगता है कि आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं आपके लिए बहुत अहम गुफ्तगू होगी। चौधरी साहब, मिलत टाइम्स में खुशामदीद। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आसाम में एनआरसी का बैकग्राउंड क्या था, मतलब एनआरसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे थे, किस तरह के। देखिए, बेसिकली एनआरसी का जो मसला आसाम का है ये नई चीज़ नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। आप जानते हैं कि आसाम में फॉरेनर्स इशू लेके बहुत पहले से 79 से मूवमेंट चल रहा था। 79 से वाला सब स्टूडेंट्स ने मूवमेंट कर रहे थे कि हाँ बहुत सारे लाख्स बांग्लादेशीज हैं, उनको निकलना चाहिए। तो इस हैसियत से जब ये किया, ऐसे हेरासमेंट किया लोगों को, ख़ास तौर से मुसलमान जो हैं, बंगाली स्पीकिंग मुसलमान जो हैं, वो लोग एक जगह से दूसरे जगह काम करने जाते हैं, उनको बांग्लादेशी कहा के हेरासमेंट किया जाता है। तो इसीलिए इन लोगों ने, सब लोगों मिल के, हम लोगों ने भी डिमांड किया कि हमारे वहाँ का एनआरसी होना चाहिए। हम लोगों ने डिमांड किया, ये नहीं है कि दूसरे लोगों से किया। और इन लोगों ने भी कहा, वाले सब स्टूडेंट्स यूनियन ने भी कहा, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि एनआरसी होना चाहिए और लोगों को निकलना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल, क्योंकि हमारा एक चीज़ है, देखिए आसाम में जब कट ऑफ डेट है, आसाम एकॉर्ड हुआ है 1971 25 मार्च 1971 कट ऑफ डेट है। तो हमें कम से कम ये कॉन्फिडेंस था कि 71 के बाद बांग्लादेश में यहाँ मुसलमान बिल्कुल नहीं आए हैं, और कुछ आए भी हैं बहुत नेग्लिजिबल होंगे, ऐसे ज़्यादा नहीं होंगे उसमें। तो इसलिए हम कॉन्फिडेंस थे, हम उसमें हमने डिमांड किया है। जो कट ऑफ डेट सब लोगों ने मान लिया था 25 मार्च 2071 को, और हमारा कॉन्फिडेंस था, इसीलिए हम लोगों ने सब मिलकर कहा एनआरसी होना चाहिए। अब कैसे एनआरसी होना हो, उसमें आए बात, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाना है। तो डॉक्यूमेंट का जहाँ तो मसला है, 15 डॉक्यूमेंट्स का वहाँ तय हुआ है। और ये गवर्नमेंट, इस टाइम में कांग्रेस गवर्नमेंट थे, कैबिनेट एक सब कमेटी बनाया गया था, और उसी सब कमेटी के अंदर सब लोगों को इंटरव्यू लिया है, कंसल्टेशन किया है। जितना ऑर्गेनाइजेशन है, मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन मुस्लिम्स है, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है, और जो बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, सबके इन लोगों ने ओपिनियन लिया है। ओपिनियन लेने के बाद एक कंसेंसस बना है कि ये डॉक्यूमेंट हमें उसमें यूज़ किया जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या होगा, सबका डॉक्यूमेंट का एक ही ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट हो, इसके अगर 25 मार्च 71 का पहले एक आदमी का वहाँ से आने का कोई प्रूफ मिलता है तो उसको हम मान लेंगे। ख़ास तौर से उसको लैंड डॉक्यूमेंट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ऐसे 25-15 डॉक्यूमेंट है, आपको नहीं कह रहा हूँ। मतलब 15 डॉक्यूमेंट्स थे, जिसको यानी 15 डॉक्यूमेंट्स चाहिए और 15 में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स, एनी वन डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसमें से हुआ क्या, तो बेसिक चीज़ था आसाम में, चूँकि ऑल इंडिया में ये सब नहीं है, आसाम में कट ऑफ डेट है, बेसिस क्या होगा, तो बेसिस 71 है, सबको पता है। तो इसीलिए ऐसे डॉक्यूमेंट दिया गया है, कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे ये पता चले कि ये आदमी 71 के 25 मार्च के पहले यहाँ थे, बांग्लादेश में था, नहीं आसाम में था, अब या उसके माँ बाप वही थे या उसके ग्रैंडफादर वही थे, बस जैसे उसका लिंकेज होना चाहिए, और लिंकेज 71 का पहले होना चाहिए। वो हम लोगों ने, उससे सब लोगों ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनआरसी शुरू हुआ है 2013 में, एनआरसी का वो शुरू हुआ है। और शुरू होने के बाद एक्चुअली पहले से भी ये चल रहा था काम, लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रहा था। एक साहब ने हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, वो अभिजीत शर्मा करके, ऑल असम पब्लिक वर्क्स APW, उसका चेयरमैन है, उसी ने सुप्रीम कोर्ट केस किया है कि इन लोगों ने डिसीजन लिया है बहुत पहले, अभी तक क्यों नहीं बन रहा है एनआरसी।
बहुत पहले से ये चल रहा है। 2005 में मनमोहन सिंह साहब जब थे, 5 मई 2005, उसमें ट्राइपेटाइट टॉक हुआ था, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, स्टेट ऑफ असम एंड यूनियन गवर्नमेंट। वो तीनों में डिसीजन हुआ था कि हम 2 साल के अंदर उसका हम बनाएंगे, लेकिन वो आगे नहीं गया। इसीलिए साहब ने आके 2009 में केस किया है कि उसको एक्सपीडिएट किया जाए, एनआरसी एक्सपीडिएट किया जाए, और जितने लोग हैं 71 के पहले उनको नाम रखा जाए, और वोटर लिस्ट के उसके बाद बाहर के लोग उनको निकाला जाए। उनका प्यार ही था। सुप्रीम कोर्ट जो आया इनिशियली, सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा दिन चलते रहा, केस चलते रहा। 2013 में जाके सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली कहा कि हम मॉनिटर, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन नहीं है। देखिए, लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन से हुआ है, ऐसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक साहब ने केस किया, क्यों नहीं बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर किया, सुपरवाइज किया कैसे होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये सब डॉक्यूमेंट वाला जो मसला है, जो कंसेंसस बना है, ये कंसेंसस सब सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को उसके भी उसमें नज़रअंदाज में रखते हुए उसको अप्रूव कर दिया है। और ये कहा गया है तुम इतने दिन के अंदर इसको ये करो, टाइम बाउंड दिया था। जो खैर ये टाइम तो नहीं हो पाया, अल्टीमेटली होते रहा। अल्टीमेटली जाके 30 जुलाई 2018 को ड्राफ्ट नोट निकला। देखिए, असम का टोटल पॉपुलेशन है 2011 का सेंसस में 3 लाख समथिंग है। 2011 का सेंसस जो है, बस जब अप्लाई किए हैं लोगों ने उस टाइम पे 3 लाख थे, 3 लाख थे एनआरसी के लिए। तो 30 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, वहाँ एनआरसी के लिए अप्लाई किया है। उसमें से जो ड्राफ्ट जब निकला 30 जुलाई 2018, ड्राफ्ट में देखिए 40 लाख लोगों का नाम उसमें एक्सक्लूड हो गया। एक्सक्लूड होने के बाद इन लोगों ने, सब लोगों ने कहा ये बहुत अच्छे एनआरसी हुआ है, 40 लाख घुसपैठियों से हमने वहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया है, अब इनको निकालना है। अमित शाह ने खुद कहा, अपने पार्लियामेंट में कहा, दूसरी जगह में भी कहा कि हमने 40 लाख घुसपैठियों अब आ गए एनआरसी में, बहुत अच्छे एनआरसी हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद जो कानून है, जब ड्राफ्ट आउट हो जाता है, उसके बाद क्लेम्स और ऑब्जेक्शन का मसला आता है। फिर क्लेम सबमिट किया लोगों ने, प्राय 36 लाख लोगों ने क्लेम सबमिट किए हैं। और 30 लाख लोगों के बाद जब ये निकला है आपका फाइनल लिस्ट, जो 31 अगस्त 2019 को जो निकला, उसमें आके देखा है कि 36 लाख में से करीब 19 लाख समथिंग वो आ गया है, उसमें एक्सक्लूड हुआ है। टोटल जो एक्सक्लूशन हुआ है उसमें 19 लाख आ गए हैं। जब 19 लाख आ गए हैं, अब उनको लोगों ने ह्यूमन का इशू कर दिया, ये ठीक नहीं है एनआरसी का। तो इनका ये मतलब था, उनका मकसद था कि वहाँ से ज़्यादातर बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम और बंगाली स्पीकिंग हिंदू भी निकलेंगे। 19 लाख में ज़्यादा कौन है? देखिए, ये तो अभी तक डाटा नहीं मिला। जो डाटा अभी हमारे असम गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर सब हैं, उसने जो डाटा दिया है, उसने ये कहा है तो 5,40,000 मुसलमान ये है, हिंदू है। मुसलमान भी मुझे लगता है ऐसे मुसलमान 5-6 लाख होंगे मैक्सिमम, 5 लाख होंगे ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे ज़रा सा कि लेकिन 19 लाख में एक चीज़ समझ लीजिए आप, 4 लाख ने अप्लाई नहीं किया है। 19 लाख में 4 लाख लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया था, अप्लाई नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली चला गया। अच्छा, ये जो जिन 19 लाख लोगों का नाम नहीं है, तो नंबर 1, क्या इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था या इनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक थी, क्या था? बिल्कुल डॉक्यूमेंट थे, लेकिन इन लोगों के इतने हेरासमेंट लोगों के लास्ट टाइम में, एक आदमी को एक बार नहीं है, 2-3 मरतबा, 4 मतलब 5 मरतबा हियरिंग में ये किया है, बुलाया है। और वो हियरिंग में इन लोगों ने ऐसे कुछ रवैयत किया है। इन लोगों की हियरिंग कहाँ हुई? कोर्ट में इन लोगों को जाना पड़ता था, या जो सेंटर, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, और गवर्नमेंट ऑफिशियल तो आप जानते हैं बीजेपी गवर्नमेंट है। वो मैं चाहूँगा जरा साहब डिटेल्स में बताइए कि क्या प्रोसेस होता है। तो मान लीजिए एक आदमी है, अब इसको जाना है फलां सेंटर पे अपनी शहरियत साबित करने के लिए, तो क्या तरीका होता था? डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, लाइन में लगना पड़ता था, फॉर्म होता था? 3 टैग वो था, उसको 3 टैग जिसको कहा जाता है। एक तो स्टेट कोऑर्डिनेटर है, हेड ऑफ द वो है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट किया है। एक प्रतीक हजरा साहब करके है, प्रतीक हजरा, उनको वो IAS ऑफिसर है, होम कमिश्नर थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका कहा कि उन्हीं को दिया जाए। तो ये तो हेड हो गए हैं। सेकंड हो गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल का कलेक्टर जो है, और थर्ड जो है 3 है, हम कह रहे हैं थर्ड जो है लोकल लेवल ऑफिसर जो है, जोनल लोकल जो ऑफिसर होते हैं, लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहा जाता है उसको। तो इनिशियली जब आपको बुलाया जाएगा, वो लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास आप जाएंगे, कागज़ लेके, वो बुलाएंगे आपको।
आपको कागज़ में से ये जो 15 डॉक्यूमेंट हैं उनमें से कुछ जो कागज़ दिखाना है, वो जब अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपने देंगे बोले ये सेटिस्फाइड है। अगर वो नहीं मानते हैं तो उसको फिर दोबारा उसके पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा। अगर एक्सेप्ट होता है वो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखिए वो ठीक है, उसको डिस्ट्रिक्ट लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। एक लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और एक है कोऑर्डिनेटर जो कोऑर्डिनेटर जो है मेन है, जो वही से सब लोग हैंडल होता था। तो ये जो 3 टैग जो है, अच्छा जो सबसे छोटे लेवल पर था वो पंचायत लेवल पर था या थाना लेवल पर? ब्लॉक लेवल। अच्छा, एक ब्लॉक में एक सेंटर बना हुआ? ब्लॉक लेवल में था, ब्लॉक लेवल में ये किया गया था उसमें। और ब्लॉक लेवल में जो जाते थे वो ऑफिसर लोग अक्सर गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, तो नेचुरली कुछ ऑफिशियल है वो लोग ज़्यादा अपने अच्छे कागज दिए हैं उसको भी नहीं मानते हैं। अच्छे कागज है, देखिए वहाँ का जहाँ तक तो जैसे किस तरह के जो आपके पास बहुत सारे केसेस आए होंगे, तो किस तरह के केसेस आए हैं, लोगों के क्या क्या कागजात नहीं माने ऑफिस? बेसिकली देखिए नाम का गलती होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है। किसी आदमी का सपोज हज नहीं किए थे, हज के बाद हाजी लगा दिया, मौलाना नहीं थे मौलाना लगा दिया, मुंशी लगा दिया, तो वो अब ये लोग डाउट करना शुरू कर दिया, तो सही आदमी नहीं है, उसकी वजह से होता है। दूसरे हमने जो देखा है, हमने प्रैक्टिकल जो कहा कोर्ट में, एज का मसला आता है। एज देखिए नॉर्मली वोटर लिस्ट जब बनता है, उसी वोटर लिस्ट को इन्वाइटर जो होता है, वो भी स्कूल टीचर के बाद दूसरे लोग होते हैं, जब वोटर लिस्ट जब बनता है तो वो कभी कभी होता है कि ये लोग अपने हाउस टू हाउस नहीं जाते हैं। एक गाँव में का एक जगह में बैठे, वहाँ से लोगों का नाम ले लिया इन लोगों ने, तो नाम भी गलत आ जाता है और एज भी गलत आ जाता था उसमें। तो इसी एज जब देखा है कि कभी देखा है कि बेटा से माँ के ज़्यादा है, फादा के ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, सॉरी बेटा माँ से और बेटा से बाप से बेटा का एज ज़्यादा है। तो इस टाइप का भी ऐसे कुछ इन्फो होता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में ऐसे कुछ लिस्ट आ गए हैं जिसमें इन लोगों को बहुत अच्छे मिल गया, तो उनको तो नियत ही है निकलना है। तो उनको एक चीज़ आ गए हैं कि पार्लियामेंट में 2004 में जयप्रकाश जायसवाल जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, राज्यसभा में उसने बता दिए थे कि असम में 50 लाख बांग्लादेशी है। अब ये लोग कहते हैं भाई हमने तो नहीं कहा, कांग्रेस का मिनिस्टर ने कहा 50 लाख विदेशी बांग्लादेशी हैं, उसको तो हमें निकलना है। ये कहाँ गए ये लोग? अच्छा, ये जो बंगाली स्पीकिंग को निकालने की बात थी, मुस्लिम हो या हिंदूज हो, जो भी कोई हो, तो लोग वाकई बांग्लादेशी की वजह से वहाँ ये असबियत थी, या जो बिहार और बंगाल और दूसरे इलाकों से यूपी से गए हुए तो उन लोगों को लेकर भी असबियत थी, उनको लेकर भी उनका मुतालबा था कि यहाँ एनआरसी हो? देखिए एनआरसी का जहाँ तक मसला था, बांग्लादेशी कीपिंग इन माइंड बांग्लादेशी बेसिकली, और उसमें से बंगाली हिंदू भी वो लोग भी टारगेट थे, उनका भी नाम बहुत नाम नहीं है, उनको भी हेरासमेंट हुआ है, उनको हेरासमेंट, ये नहीं है जो उन्होंने मुस्लिम बंगाली से मुस्लिम ने हिंदू, क्योंकि उनको ये टारगेट था खासतौर से मुसलमान। जहाँ तक मसला है वो 50 लाख मुसलमान कहा गया है, उनको हमें निकलना है। अच्छा, अब इसका क्या हल होगा? 19 लाख लोगों का नाम ने अभी फॉर्मल ट्रिब्यूनल वाला प्रोसेस चल रहा है, 6 महीने तक ये चलेगा, उसके बाद फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे खुले हुए हैं। नहीं, अभी देखिए कुछ नहीं है। अभी जो 19 लाख जो अभी जो लिस्ट आउट हुआ है, ये फाइनल नहीं हुआ है अभी तक, फाइनल नहीं है। ये फाइनल होगा जी। रूल 8 का एक अपील का रूल है, 2003 रूल्स के अंडर में हो गए हैं, उसी रूल में लिखा है जिसको उसको ड्राफ्ट या फाइनल सप्लीमेंट्री लिस्ट इसको कहा गया है। और उसके बाद जब रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में है, रजिस्टर जनरल जब वो नोटिफाई करेंगे देन इट विल बी फाइनल। और फाइनल होने के बाद आप उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे रिजेक्शन ऑर्डर के लिए। रिजेक्शन ऑर्डर मिलने के बाद 120 डेज के अंदर आपको अपील करना है, उसे वहाँ ट्राइब्यूनल में अपील करना है। ट्राइब्यूनल 4 महीने के अंदर ख़त्म करना है। अगर नहीं करता है तो फिर सपोज आपके खिलाफ में चला गया तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये आपका 3 है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वो यहाँ से फाइनल हुआ ही नहीं है अभी तक। खबर आ रही है कि डिटेंशन सेंटर में बहुत सारे मुसलमानों को और लोगों को रखा गया है। आपकी मालूमात में अब तक कितने लोग हैं जिनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया? अभी देखिए पहले 4 डिटेंशन कैंप थे, अभी 6 हो गए हैं। वो 6 में से इस वक्त जो है लास्ट असेंबली का हिसाब से 1145 हैं तमाम में मिला करके। वो कौन लोग हैं जिनको रखा गया? वो ये लोग हैं जिनको अभी एनआरसी में नाम नहीं आया या पहले से रखे गए हैं? 2 टाइप का लोग हैं। एक एडमिटेड फॉरेनर्स हैं। एडमिटेड फॉरेनर्स आप जानते हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, पासपोर्ट लेकर है, एक्सपायर हो गए हैं, विदाउट पासपोर्ट के वो आ गए हैं यहाँ। वो कहा है भाई हमें बांग्लादेश जाना है, हमें भेज दो वहाँ। तो उसका एक ये विचार प्रक्रिया होता है, मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल करता है, उसको एक पनिशमेंट दिया जाए, 6 महीना हो या 1 साल हो। पनिशमेंट उसको वहाँ से
डिटेंशन सेंटर डिटेंशन नहीं, वो जेल में रखते हैं, जेल में रखते हैं, लेकिन वो जेल डिटेंशन का सेपरेट नहीं है, जेल के अंदर ही है डिटेंशन था, वो सेपरेट नहीं है। अभी एक बना रहा है ग्वालपारा में, सेपरेट है, वो बना रहा है 3000 आदमी को हाउस ये करने के लिए। अभी हो गया, ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट ईयर में फाइनल हो जाएगा, अभी हुआ है। तो एक तो है जो आइडेंटिफाइड बांग्लादेशी हो, म्यांमार का लोग हो, पाकिस्तानी लोग हो, कहीं के लोग हो आइडेंटिफाइड है, तो ऐसे टोटल 35 लोग हैं इस वक्त 1145 में से 35 तक हैं ऐसे लोग आइडेंटिफाइड, जो नो ओनली 35 इसी एक 1145 के अंदर हैं ये लोग। 35 ऐसे लोग उसमें, हाँ, जो मतलब आइडेंटिफाइड है बांग्लादेश के या म्यांमार के, उनको रखा गया। हाँ, बांग्लादेश के खासतौर से उसको रखा गए हैं, और वो जाना चाह रहे हैं, वो अपने मुल्क में जाना चाह रहे हैं, उसको 1 साल 2 साल 3 साल नहीं भेज पा रहे हैं। क्या वजह है कि उनका आइडेंटिफिकेशन एम्बेसी में जाना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल में जाना पड़ेगा, यहाँ से इंडिया से बांग्लादेश का मिनिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तो वो जो वेरीफाई होता है उसमें बहुत 1 साल लंबा प्रोसेस होता है। तो उसके लिए भी हाई कोर्ट में केस किया, उनका रिलेशन आया है बांग्लादेश से, आके हाई कोर्ट केस किया है, बोला मेरा 100 उसमें आप जेल दे दिया आपने, 1 साल का वो जेल ख़त्म हो गया है, अभी 4 साल से अंदर में वो जाना चाह रहे हैं, तो हाई कोर्ट आप डायरेक्शन दीजिए गवर्नमेंट को, हम भेजा जाए। ऐसे केस मैंने किया है बहुत कुछ। और बाकी जो 35 के अलावा है वो सारे वो सस्पेक्टेड फॉरेनर, उसको वो कह रहे हैं कि हम तो इंडियन हैं, अब कह रहे हैं ना तुम बांग्लादेशी हो, अब अखबार तुमने कागज नहीं देखा पाया तो तुमने उसको ये बांग्लादेश डिक्लेयर किया, डाउटफुल जिसको बोलते हैं, डाउटफुल जिसको कहा जाता है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम इंडियन हैं। अभी जो है देखिए बेसिक मसला कहाँ है, ये तो डिटेंशन का, अभी जो मोदी साहब ने जो कहा कोई डिटेंशन का सही है, सरासर झूठ बोला है, सरासर झूठ बोला है कि, और उसने कहा एनआरसी, आपका जो अमित शाह ने जो पार्लियामेंट में कहा एनआरसी बनेगा पूरा इंडिया में, अब कहा है ना एनआरसी के लिए कुछ वो नहीं है। आसाम के एनआरसी की बात थी, एनआरसी एक आसाम का लोकल इशू था, रियासती मसला था, और पुराना मसला था, 1971 के बाद ही तहरीक शुरू हो गई थी। आप एक वकील भी हैं, कानून की समझ रखते हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट में केस देखते हैं, पूरे मुल्क में एनआरसी की बात कहाँ से आई? ये अभी सरकार में इसका तज़किरा हुआ, इससे पहले भी ये खबर कभी कुछ चर्चा हुआ कि आसाम की तरह पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी होनी चाहिए? जो भी बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आए हैं उनको ये लगा कि आसाम में उनका सबसे ज़्यादा ये है कि हम वहाँ से तो निकालेंगे, और 25 लाख में निकालना है। उनको ये भी डाउट लगा चूँकि मुसलमान उनको वोट नहीं देते हैं, ये एक जनरल परसेप्शन हो गया। हालांकि ऐसा बात नहीं, बहुत मुसलमान का भी वोट मिला है बीजेपी को, ऐसा नहीं है जो बिल्कुल नहीं दिया है, नहीं मिला है। वो खुद बीजेपी वाले कभी तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी वालों ने दावा किया था कि 50% औरतों ने हमको वोट दिया है। वो तो बिल पास करने लिए किया है, वो तो खैर बहरहाल उनको क्या था, वो ट्रिपल तलाक ये किया है। बेसिक क्वेश्चन जो है उनको ये पता चल गया कि मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे, हमें पोलराइज करना है, तो ऐसे कुछ कदम हमें उठाना चाहिए जो मुसलमान को जहाँ तक हैरासमेंट किया जाए या वोटर लिस्ट उनका नाम वहाँ से ये किया जाए। सो इसीलिए इनको इसी नीयत से, ये बिल्कुल मेलिस उसको कहता है, वो अच्छे नीयत से नहीं किया इन लोगों ने। तो अभी जो नियत किया है इन लोगों ने, आप सिटीजनशिप एक्ट का मसला आ गया है। सिटीजनशिप एक्ट जो आपने बनाया है उसमें जो आपने लिखा है उसमें देखिए 16 का जो बिल आया था उसमें ये लिखा था रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का जो आदमी हो तो उसको हम देंगे, कोई हिंदू हो, पर्शियन हो, क्रिश्चियन हो, वहाँ से अगर रिलीजियस प्रोसिक्यूटेड या तो कम्युनल राइट्स से अगर वो विक्टिम हो गया आता है तो उनको हम देंगे। अभी जो एक्ट बनाया गया है उसमें नॉट ए सिंगल वर्ड, तो आप हिंदू के साथ भी वो धोखा दे रहे हैं, उनको भी नहीं मिल रहा है, हिंदू के साथ भी धोखा दे रहे हैं। अभी क्या फ़र्क है? अभी बिल्कुल नहीं है, वो वर्ड भी नहीं है, उसमें सिंपल लिखा है जब बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये सब चीज़ से जो लोग आएंगे, हिंदू पक्ष जब आएंगे, दे विल बिकम लीगल माइग्रेंट। इलीगल माइग्रेंट जगह लीगल माइग्रेंट होंगे ये लोग, सिटीजन के रिलीजियस तासुब या इस बिल में ऐसा बिल्कुल नहीं, नॉट ए सिंगल वर्ड। अब सिंपल अब कहा है क्या होगा, ये लोग लीगल माइग्रेंट होंगे एंड दे विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, वो अप्लाई के लिए ये लोग अपना एलिजिबिलिटी हासिल करेंगे। मैं यहाँ पर ज़रा समझना चाहूँगा, सरकार ने या जो बिल में ये कहा गया है कि 2014 तक जो लोग आ चुके हैं ऑलरेडी इंडिया में, सिर्फ उनके लिए ये कानून है, अभी इसके बाद जो लोग आएंगे आ रहे हैं उस पर यह कानून अप्लाई नहीं होगा। देखिए 14 के दिसंबर 31 दिसंबर 2014 ये जो इसमें जो लिखा है, इसके जो लिखा है, ये जो कट ऑफ तुम कहाँ से लाया हो, ये भी तो ठीक नहीं है ना। 71 ठीक है आसाम के लिए, ये वो अमेंडमेंट करके उसमें ले गए हैं। 71 तो किताब में है,
सिटीजनशिप एक्ट में है, पार्लियामेंट में पास किया है उसमें। 1951 भी आप समझ में आता है, ठीक है, सेंसस हुआ था। लेकिन 31 दिसंबर 14 कैसे क्या है उसका? एक रीजनेबल क्लासिफाई होना चाहिए, कोर्ट में उसका स्क्रूटिनी में उसको तो ये होना चाहिए। कैसे कोर्ट मान लेगा उसको? तो मैं व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस 31 दिसंबर? सेकेंडली, कौन आया है पीछे, कौन पीछे है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कैसे उनको? कोई आदमी एक लिख के दे देगा, आप मान लेंगे ना क्या उसमें? आप तो नहीं मान सकते हैं। तो आप उसमें तो आसाम में जो एनआरसी हुई है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी वहाँ मांगा गया होगा, बर्थ सर्टिफिकेट। अभी एनपीआर का सरकार ने जारी किया, एनआरसी पे अभी तो डाउन हो गए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। बट एनपीआर पे उन्होंने जो पहले 15 कॉलम का मरदमशुमारी के लिए सेंसस के लिए होता था, अभी उन्होंने 21 कॉलम का किया है। इसको सेंसस के साथ उन्होंने एनपीआर का भी नाम दिया। इसमें उन्होंने सर्टिफिकेट तो मांगा ही उसके अलावा वाल पेरेंट्स का भी बर्थ सर्टिफिकेट देना, उनका डेट ऑफ बर्थ बताना है। तो क्या आसाम की एनआरसी में पेरेंट्स का पूछा गया था? नहीं, पेरेंट्स का नहीं, लेकिन आपको लिंकेज होना चाहिए। आसाम में बेसिक था लिंकेज। क्या लिंकेज? आप जो बर्थ सर्टिफिकेट हो, सपोज आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, हाँ। आपका फादर का नाम लिखा है उसमें, आपका फादर 71 के पहले का क्या डॉक्यूमेंट है आपका फादर का, वो देखते थे। मतलब मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट में मेरे फादर का नाम लिखा हुआ है, 90 में जन्म हुआ है, आपका फादर का नाम लिखा है मोहम्मद अली साहब। ये मोहम्मद अली साहब तो आपको उससे देखना पड़ेगा 71 के पहले है नहीं। तो फिर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में देखा कि मोहम्मद अली फादर का नाम है, वो डॉक्यूमेंट्स वो खुद तलाशते थे या हमें भी देना? आपको देना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा ये मोहम्मद अली जो हमारा फादर हैं, उनका 71 से पहले उनका ही जन्म हुआ। मतलब तो उनका क्या कि बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप उनका दीजिए, वो भी उनका जो डॉक्यूमेंट है जिससे पता चलता है वो 71 के पहले थे, तो ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ देना पड़ेगा। तो फिर वहाँ देना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए कोई डॉक्यूमेंट, उसमें 5 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसको ये लोग, सपोज स्कूल सर्टिफिकेट दिया आपने, स्कूल से कुछ है पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, सब यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है, वो तो मान लेते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम हुई होगी, जैसे मान लीजिए किसी की एज 12 साल है किसी की, उसने अपना दे दिया, उसने अपने वालिद का भी डॉक्यूमेंट दे दिया, बट उसका जो वालिद है वो अपने वालिद का तो नहीं दे पाया, चाहे कि उसका 71 से पहले ही रहा हो। 71 से पहले देखिए, अगर सपोज का फादर का नाम नहीं है 71 के पहले, आपका फादर भी 71 के बाद में जन्म हुआ है सपोज, तो आपको फादर का नाम दिखाना पड़ेगा। फादर का डॉक्यूमेंट होगा, उनका फादर का नाम होगा उसमें। अच्छा, राइट। तो नाम काफी है उनका भी? हाँ, उनका नाम ऐसे डॉक्यूमेंट हो जाए जो डॉक्यूमेंट वैलिड है, वैलिड जो डॉक्यूमेंट है, एक्सेप्टेबल है, इंडियन एविडेंस के अंडर में जो एविडेंस एक्सेप्टेबल है, उसी डॉक्यूमेंट से आपको ग्रैंड फादर का नाम दिखाना पड़ेगा। आपका फादर का नाम भी 71 के बाद में है, आपका नाम भी 71 के बाद में है, तो लिंकेज कैसे होगा? तो आपका फादर का नाम, फादर का जो है उनका लिंकेज दिखाना पड़ेगा। वो आगे दिखा देते हैं, ये हो सकता है। सिर्फ सर्टिफिकेट में नाम है काफ़ी है, वो कौन सा सर्टिफिकेट देखा जाएगा? वो सर्टिफिकेट वैलिड है नहीं है, वो सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल एविडेंस में एक्सेप्ट है या नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल में जानना चाहेंगे कि एनपीआर का भी मसला चल रहा है, एनपीआर और एनआरसी में कुछ डिफरेंस है, अलग है या उसका फर्स्ट स्टेप है? बिल्कुल है। देखिए अभी जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 जो सिटीजनशिप एक्ट है, उसमें 2003 का रूल्स बनाया गया है। उसी रूल्स में लिखा है कि पहले एनपीआर होना चाहिए। ये तो किताब में लिखा हुआ है, अमेंडमेंट में है, एनपीआर होगा। एनपीआर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एनीबॉडी अगर 6 महीना तक एक आदमी एक जगह में रहता है तो उसका नाम आना चाहिए, विदाउट आस्किंग वेदर ही इज फॉरेनर और नॉट। कोई सवाल नहीं पैदा होता है। जब एनपीआर हो जाएगा, एनपीआर के बाद में एनआरसी होना चाहिए। सो एक बार जब एनपीआर हो जाएगा, ये इतने लोग हमारे इंडिया में हैं, तो उसी के अंदर से एनआरसी, तो एनआरसी अब जब होगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। रजिस्टर ऑफ सिटीजन मीन्स ए सिटीजन मस्ट बी इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन का बेसिस क्या है वो अभी तो तय नहीं हुआ है। अब जो ऑल इंडिया का जो एनआरसी, असम का एनआरसी तो समझ गए हैं 71, नॉन असम के अलावा जो स्टेट में होगा, क्या बेसिस क्या होगा? आदमी किस लिए डर रहा है? ये तुम लोगों का जो नियत खराब है, तुम लोग ऐसे कोई डेट वहाँ दोगे, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ लगाओगे जो हो सकता है पॉसिबल नहीं होगा लोगों के लिए। इसीलिए लोग ये सब गुटी ये कानून में है। हाँ। लेकिन 1947 में देश आज़ाद हो गया, बंटवारा हो गया, अब 70 साल हो गए। अगर कानून में था कि एनआरसी होना चाहिए तो उसी वक्त होना चाहिए। अब क्या उस कानून की कोई अहमियत रह जाती है कि 70 साल बाद आप कराइए कि 70 साल पहले आप इंडियन थे नहीं थे? ये क्या इसकी? ये कानून 2003 में बना है,
ये जो आपका सेंसस ये सॉरी सिटीजनशिप नहीं सॉरी एनआरसी का कानून के पूरे मुल्क में एनआरसी होना चाहिए। 1955 का एक्ट जो है, देखिए एक्ट आपको जो हमेशा 2003 में बना ये कानून, ये हमेशा याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब आया है? 26 जनवरी 1950। बिल्कुल। सो 26 जनवरी 1950 के पहले जितने लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को बाउंड करता है, उनका सिटीजन कौन होगा, सिटीजन कौन नहीं होगा। 26 जनवरी 1950 के बाद में जितने लोग आएंगे उनको आर्टिकल 11 आर्टिकल 10 ने पावर दिया गया पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट कानून बना सकते हैं, उनका सिटीजनशिप कैसे दिया जाए, कैसे लिया जाए, कैसे डिप्राइव किया जाए, ये तीनों चीज़ के लिए ये लोग कानून बना सकते हैं। अकॉर्डिंगली फर्स्ट कानून जो बनाया है 1955 में बनाया गया है। और 55 का जो एक्ट है उसमें लिखा गया है किससे, उसमें आपको एक्विजिशन होगा, एक्वायर कर सकते हैं, डिप्राइव कर सकते हैं, किसको दिया जा सकता है, वो 55 एक्ट में है। 55 एक्ट के बाद में फिर रूल्स बनाया गया है, 2003 का 9 का रूल्स है, 3 का रूल्स है। 2003 का जो फर्स्ट रूल्स जो बनाया गया था उसी रूल्स में ये लिखा हुआ है ये आपका एनआरसी होना चाहिए, पहले एनपीआर होना चाहिए, उसके बाद एनआरसी होना चाहिए, उसमें लिखा है। उसमें हर 10 साल पे सेंसस होता है जिसको मर्दुशुमारी कहते हैं, तो ये एनपीआर सेंसस से अलग कैसे हो गया? हालांकि उसमें भी हर एक की काउंटिंग होती है, घर घर जाते हैं। सेंसस को सेपरेट एक्ट है और सेंसस का मेन वजह है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन देखना है, एक आदमी का क्या करता है क्या नहीं करता, वो सब सेंसस में आता है। और एनपीआर में मैं मकसद एनपीआर में ओनली रेसिडेंस ये आदमी यहाँ रहते हैं इंडिया में। अगर फॉरेनर्स भी कोई 6 महीने के पहले रहता है सब नौकरी, उसका नाम भी आएगा उसमें, एनपीआर में आएगा। तो ऐसे आदादोशुमार के लिए तब तक इसको सेंसस ही का हवाला दिया जा रहा था, जैसे मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान की आबादी, लेकिन कानून में नहीं है, सेंसस एक्ट है, सेपरेट एक्ट है वो, उसी एक्ट के तहत में सेंसस होना चाहिए। ये लोग दोनों को मिला रहे हैं उसको ये करके। तो ये जो अभी जो एनपीआर करे इसमें सेंसस और एनपीआर दोनों को मिला दिया इन्होंने। इन लोगों ने अभी बता रहे हैं ये लोगों ने जो हम उसमें, लेकिन सेंसस चीज दूसरे होता है। सेंसस में सब कुछ आता है, एक आदमी का एज ग्रुप कितना होता है, लोगों का कौन से क्या काम करता है, नौकरी करता है, इकोनॉमिक कंडीशन, उसी से लेके बजट ठीक होता है, सब कुछ होता है, इकोनॉमी जितने कुछ होता है, पार्लियामेंट का बजट होता है, दूसरी चीज़ होता है, सब उसी सेंसस के उसमें होता है। उसमें वो एनपीआर से एनआरसी से नहीं होगा। उसमें एक तो है प्योरली सिटीजन का मसला है, एक है कितने लोग यहाँ इंडिया में रहा है, रेसिडेंस है कौन लोग, एक फॉरेनर्स भी अगर 6 महीने का ज़्यादा रहता है उसका नाम भी आ जाएगा। तो ये सारी तफसील थी एनआरसी के बारे में, एनपीआर के बारे में और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी सारी तफसीलात आपके सामने आई है। आप सीनियर वकील हैं, गुवाहाटी आसाम से एनआरसी की शुरुआत हुई, पूरे हिंदुस्तान के लिए अभी एक मसला बनता जा रहा है और आपकी गहरी नज़र रही है और तफसीलात आपने बताई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आसाम में लिए गए थे, किस बुनियाद पर एक शहरी को गैर मुल्की वहाँ करार दिया गया, कितने लोग डिटेंशन कैंप में हैं और किस वजह से डाउटफुल करार दिया गया। और अब पूरे हिंदुस्तान में इसको थोपने की बातचीत की जा रही है। सरकार ने सेंसस को एनपीआर से मिला दिया है। संसद में सरकार 9 मरतबा कह चुकी है कि एनपीआर एनआरसी का हिस्सा है। सड़क पर सरकार अभी कह रही है कि एनपीआर और एनआरसी में बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है, दोनों अलग अलग है। अभी आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए कि सरकार की बात संसद में कही हुई सच है या सड़क पर जो कही जा रही है वो सच है, यानी कहाँ सरकार झूठ कह रही है, कहाँ सच हो रही है। लेकिन जो एक आपको मालूमात चाहिए थी कि क्या फ़र्क है क्या नहीं है, एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है, आसाम में किस बुनियाद पर एनआरसी की गई, वो सारी तफसीलात रशीद चौधरी साहब ने बताई है। हमें उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा और बहुत शुक्रिया आपने मिलत टाइम्स को अपना कीमती वक्त दिया। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।